हेलो। ये सब सो रहे हैं क्या? सितंबर अभी तक जगी नहीं। ना पीयूष दिख रहा है। आवाज जा रही है? गुड इवनिंग। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पंखे पंखे से? आज सारे बच्चे जो कुछ भी क्वेरी हो वो पूरी अभी क्लियर कर लें। ऑफिशियली आज लास्ट क्लास है। वैसे तो हम अगर चाहेंगे तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे तो ले लेंगे क्लास, लेकिन वहाँ के अपने प्रोटोकॉल के अनुसार आज लास्ट क्लास है। स्टार्ट करें? काफी बच्चे आ गए लगभग। उस दिन मैंने जो क्लास ली थी आप लोग की, यार काहे गायब हो गए एकदम से। हेलो, पिक नहीं आ रही? आ गए। तो उस दिन जो हमने क्लास ली थी आपकी पिछले हफ्ते, शायद सप्ताह भर हो गया, जिस दिन पहले दिन हमने गायनोकोलॉजी पे क्लास ली थी, उस दिन हम थोड़ा अस्वस्थ भी थे और थके भी थे। इस वजह से सीक्वेंस से जो प्रॉपर क्लास में हमें टॉपिक चलाना चाहिए था, हमें अपने आप में एहसास हो रहा था कि हम कभी कुछ सीक्वेंस से नहीं हम आपको बता पाए। तो कुछ थोड़ा सा वो फिर से रिवीजन करा देंगे आपका, और आप लोग अपने मन से जो भी कोई क्वेरी किसी से रिलेटेड हो, कैंसर वाला आज था टॉपिक जो हमने ज्वाइन कराई थी आप लोग को मीटिंग, वो इसीलिए रखी थी अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पाए, कैंसर का टॉपिक छूटे नहीं। वो जिन बच्चों ने मीटिंग अटेंड करी होगी उन्हें पूरी तरह से पूरी जानकारी मिल गई। केवल यौगिक मैनेजमेंट जो योग इसका है कैंसर का, वो हम आपको ये सारी चीज़ें हम भेज देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो आज का टॉपिक जो हमने चुन लिया था वो ये था गायनी डिसऑर्डर्स, यौगिक एंड डाइट मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप सबने फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि गायनी से मतलब कि फीमेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स,
और हर फीमेल की पूरी लाइफ में सारा का सारा जो डिस्टरबेंस फिजियोलॉजिकली या उसका फंक्शनल कोई भी डिस्टरबेंस होता है, डिसऑर्डर आता है, डिफॉर्मिटी आती है, वो रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं, उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल से वो रिलेट होती है। आप सब ने फिजियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं, उसको डिक्टेट कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। उसकी 4 जो प्रावस्थाएं हैं, फेज हैं, उनके बारे में भी आपको मालूम होगा, कितने कितने दिन की होती है ये भी मालूम है। नॉर्मल 28 दिन की होती है, उसके बाद उनको अलग अलग डिवाइड किया गया 4 फेज में। उनकी चारों फेज की अलग अलग डे हैं, दिन हैं उनके, और उनके अनुसार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह अगर 21 दिन से कम और 35 डेज से एबव जाता है तो वो एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में आ जाता है। ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब हम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उस स्थिति में प्रायः अधिकांश महिलाओं में या स्त्रियों में उनके अपने जीवन काल में किसी न किसी समस्या का सामना उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर का करना पड़ता है। जो उनके एज और एक तो उनका जो फिजिकल एज है उससे रिलेटेड होता है। दूसरा ये कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है, हाँ सबको पता है कि रिप्रोडक्टिव एज पबर्टी टू मीनोपॉज होती है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज पबर्टी टू मीनोपॉज होती है। तो जो यह रिप्रोडक्टिव एज है या फिजिकल एज है, यह भी कारण हो सकते हैं, या उनकी जो यौन गतिविधियां हैं यानी सेक्सुअल लाइफ है वो भी उसके पीछे कारण हो सकती है। और इनके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि पोषण संबंधी कारण यानी खाने पीने में कोई कमी, जो माल न्यूट्रिशन के कारण से भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, या फिर कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर उनकी बॉडी में पहले से हो, उस कारण से भी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। जब हम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो मेन आप लोग पेन कॉपी लेके बैठो, जहां हम बोलते जा रहे हैं लिखते जाना, क्योंकि अब अब टाइम नहीं है आपके पास कि इनको हम फिर से रिपीट करें। तो उनमें सबसे मेन पहला जो डिसऑर्डर आता है वो होता है एमनोरिया। एमनोरिया मीन्स अनार्तव। ये 3 तरह का होता है। एमनोरिया 3 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल और तीसरा होता है पैथोलॉजिकल। नेचुरल एमनोरिया नॉर्मल आप सब जानते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एज होती है गर्ल्स में, फीमेल में नॉर्मली 11 इयर्स, या अब इस समय देखने में आया गया 10 इयर्स हो गई है, तो उससे पूर्व का समय। और जो मीनोपॉजल एज है पहले थी 55 साल तक, अब वो 45 की एज पे आ गई है, और कुछ कारणों से डीएनए डिस्ट्रक्शन के कारण, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, जैसे पीसीओडी में होता है कि जो हमारे फीमेल की बॉडी में जो मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं, उन कारणों से भी ये एज और घटती जा रही है। 40 तक ये एज पहुंच गई है। तो ये जो बीच का टाइम है इसको छोड़ के, यानी बिफोर पबर्टी और आफ्टर मीनोपॉज, इन कंडीशन में एमनोरिया सामान्य तौर पर प्राकृतिक होता है, ये नेचुरल होता है। इनमें किसी भी इन स्थितियों में कभी भी मेंसेस नहीं होता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो समझ में आ रही होगी कि एक तो सामान्य तौर पर जब फीमेल गर्भिणी होती है या वो प्रेग्नेंट होती है, उस स्थिति में एमनोरिया का कारण एमनोरिया देखने को मिलती है। और दूसरा एक और कारण देखने को मिलता है कि जब डिलीवरी हो जाती है और उस डिलीवरी काल में ये अपवाद भी इसमें मिलते हैं। तो वो डिलीवरी होने के बाद बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग काल के समय वो जो टाइम होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, एक सर्टेन टाइम, लगभग वो 1 साल तक, कभी कभी 1.5 साल तक चलता है, उन दिनों में भी एमनोरिया देखने को मिलती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें उस समय नहीं होता है। अपवाद स्वरूप आज के समय में देखा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, होता रहता है। और ऐसा क्यों होता है उसके कई कारण हैं, उन पे ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है।
दूसरी चीज ये है विकृतिजन्य, यानी कि जो पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या पैथोलॉजिकल एमनोरिया होती है, वह होती है ऐसी कि जो प्राकृतिक या फिजिकल न होते हुए, यानी प्राकृतिक यानी 11 से पहले या 10 साल की एज से पहले और 45 साल की एज के बाद, यानी बिफोर पॉवर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज। उसके अतिरिक्त, यानी ये फिजिकल हो गया, उसके अतिरिक्त जो हमने बताया कि प्रेगनेंसी पीरियड, उसके अतिरिक्त भी, इन सब के अतिरिक्त कभी कभी किसी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, या इंटरनल ऑर्गेन में कोई एबनॉर्मलिटीज है, तो उस कारण से भी एमनोरिया देखने को मिलती है। यह जो पैथोलॉजिकल एमनोरिया है, ये भी अगेन डिवाइड करी जाती है। उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो वो कई क्लासेस में डिवाइड होती है, लेकिन मूल रूप से बेसिकली उन्हें दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक होता है प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया ये होती है कि जब पावर्टी एज नॉर्मल जो होती है उससे ऊपर टाइम चला जाए, यहाँ तक कि कभी कभी 18 इयर्स का एज आ जाए, और उस स्थिति में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, तो तब ये स्थिति कौन सी होती है? पैथोलॉजिकल एमनोरिया की स्थिति होती है, जिनके कारण होते हैं कि इम्परफोरेट हाइमन या इन्फेंटाइल यूट्रस, या ऐसा होना कि कभी कभी जब बर्थ से ही, बाय बर्थ, ओवरीज का ना पाया जाना, या ओवरीज का विकसित न होना, या पूर्ण रूपेण विकसित न होने के कारण से। और एक और कारण है कि अगर कोई पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई आधी अर्ध विकसित स्थिति होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से अगर विकसित नहीं है, डेवलप नहीं हुई है, या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई डिसऑर्डर है, तो भी ये कंडीशन देखने में मिलती है। या कभी कभी हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से, हाइपोथायरॉयडिज्म जहां पे थायराइड जो है वो उसकी सक्रियता अल्प हो, उन कारणों से भी यह कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी, इसी का जो दूसरा टाइप है या प्रकार है, वह है कि सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया में सबसे पहला कारण होता है कि यूट्रस में कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, यूट्रस डिस्टर्ब हो। यूट्रस डिस्टर्ब मीन्स होता है कि उसमें या तो उसका जो डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा हो, या सर्विक्स में कोई इन्फर्मिटी आ गई हो, या हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश जो सर्विक्स का ओपनिंग है उसमें, या सर्विस की ओपनिंग के अतिरिक्त उसका अब एपर्चर वाला पार्ट है जो यूट्रस का, उसमें, या यूट्रस के इंटरनल पार्ट पे किसी कारण से इंडोमेट्रियम में कोई रैप्चरनेस आ गई हो। इंडोमेट्रियम में अगर रैप्चरनेस आ गई है तो ऐसी स्थिति में भी एमनोरिया होती है। एक और कारण है कि कभी कभी जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें, विशेष करके यूट्रस में अगर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, तो एमनोरिया पूरी तरह से देखने को मिलती है। और उसमें यूट्रस में एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, सेप्टिक, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन और सेप्टिक भी इसका एक मूल कारण देखने में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन कारणों से भी एमनोरिया देखने को मिलती है। दूसरी बात, इन सब के अतिरिक्त कभी कभी कुछ यूनिवर्सल फिजिकल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मालन्यूट्रिशन, एनीमिया, या शरीर में इम्यूनिटी एकदम डाउन होना, या किसी क्रॉनिक डिजीज में सफर करने के कारण, या ट्यूबरकुलोसिस बॉडी में कहीं भी ऐसी स्थिति में है जो बहुत भीषण स्थिति में पहुंच चुका है वो, या क्रॉनिक मलेरिया की कंडीशन है, क्रॉनिक कालाजार हो चुका है, डायबिटीज में सफर कर रहा है पेशेंट, या फिर वो ओबेसाइट है, तब तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसा भी देखा गया है कि फीवर में, क्रॉनिक फीवर में पेशेंट अगर सफर करता रहा है तो ऐसे लोगों को एमनोरिया हो जाती है। और या किसी विशेष प्रकार के ड्रग का या अल्कोहल का
अगर उसे एडिक्शन है तो भी एमनोरिया होती है। कैंसर की कंडीशन में भी एमनोरिया का सिम्टम मिलता है। और एक कारण, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर यहाँ पर इससे अटैच होता है, यानी यहाँ पर योग वर्क करता है विशेष तौर पर। वो क्या है? मानसिक कारण। मानसिक कारणों में जैसे किसी को एंजाइटी है, फोबिया है, या वो किसी शौक में चला गया है, या अचानक किसी से कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, और या किसी निकट संबंधी की, मान लिया किसी की मृत्यु हो गई, उस वजह से उसका सदमे में चला गया, शोकपूर्ण घटना घट गई है घर में या परिवार में या कहीं और ऐसी जगह पे जहां से अटैचमेंट है, मेंटल अटैचमेंट। तो ऐसी स्थिति में एकाएक जो वातावरण और रहन-सहन की परिस्थितियों में बदलाव आता है, उस वजह से भी ऐसा देखने में आता है, एमेनोर्या की कंडीशन होती है। और एक विशेष स्थितियां देखने को मिलती हैं। अगर किसी जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ की लेडी या फीमेल, ऐसा देखा है अमूमन ये चीज़ रिसर्च में आई है कि रेगिस्तानी इलाके की जो फीमेल होती है, वो पहाड़ी इलाके में जहाँ पे बर्फ गिरती है, वहाँ अगर माइग्रेट कर जाती है तो उनमें एमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। या जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ की क्लाइमेट अगर बिल्कुल अनुकूल, जैसे वातावरण में रह चुके हैं उस तरह का अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है, तो भी कभी-कभी मानसिक कारणों से एमेनोरिया देखने में प्रतीत होती है या आती है, सिम्टम इसका मिलता है। दूसरा, एमेनोरिया हो गया। दूसरा है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, यह इसका जो सामान्य तौर पर इसका जो परिभाषा समझें तो यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर या मेंस्ट्रुएशन के समय पे भीषण दर्द होना, दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन होना, ये होता है कष्टार्तव या डिस्मेनोरिया। और डिस्मेनोरिया में जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस समय, उससे पहले या उसी समय, या जैसे ही स्टार्ट होता है उस टाइम पर भीषण पेट में दर्द, खास करके लोअर रीजन में, ऐसा दर्द कि शरीर में इतना, मतलब दर्द से चीखना चिल्लाना या छटपटाने की कंडीशन भी देखने में मिलती है। ये प्रायः 4 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। डिस्मेनोरिया मेनली 4 तरह का मुख्य रूप से होता है। एक होता है कंजस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजस्टिव मीन्स होता है जिसमें कि रक्त का, ब्लड का अधिक अधिक यानी ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस जब होता है तो कंजस्टिव डिस्मेनोरिया की कंडीशन में आता है। एक होता है स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया जो होता है वह, उसमें की पेन होता है, स्पास्मोटिक पेन होता है, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन और लोअर एब्डोमेन में पेन घुमावदार जब होता है और वह बहुत ज्यादा दर्द होता है, वह स्थिति स्पैस्मोटिक मेनोरिया की कहलाती, डिस्मेनोरिया की कहलाती है। सॉरी, हाँ, इसमें स्पैस्मोटिक डिस्मेनोरिया की कहलाती है। तीसरा जो है वह है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम है वह, या जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्वॉल्व होती है, और यह प्रायः लगभग, खास करके जिनमें पैथोलॉजिकल डिस्फंक्शन होता है या पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या और भी एक कारण इन्फेक्शन होता है, उनमें ये प्रायः देखने को मिलती है। और एक सबसे जो विशेष प्रकार की डिस्मेनोरिया है वह है ओवेरियन डिस्मेनोरिया। ओवेरियन डिस्मेनोरिया की कंडीशन जो देखने में मिलती है वो ओवरी से रिलेटेड होती है, और यह ओवेरियन डिस्मेनोरिया जो है, इसमें यह देखा जाता है कि ओवरी में जो ओवरी में जो ओवम निकलते हैं वो होने से पूर्व, ओवल्यूशन पीरियड आने के पूर्व, सॉरी, आफ्टर यानी पश्चात में, जब ये सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस टाइम पर यह कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें जो ओवरी हैं उनमें जो पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन आ जाती है या कोई पैथोलॉजिकल पैथोजेनेसिस या पैथोजन पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इस कारण से उनमें
जो ओवरी हैं उनमें डिसफंक्शन की कंडीशन होती है और वह पेन होते हुए, पेन कहाँ से, पूरा फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर आता है और वह एक तरह से भीषण पेन की स्थिति उसमें बनती है। ओवेरियन डिस्मेनोरिया में प्रायः ये देखा गया है, ये मेंस्ट्रुएशन के शुरुआत में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले 2-3 दिन, इस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसे बोलेंगे, इसमें इस कंडीशन में ये ओवेरियन डिस्मेनोरिया आती है। इसके बाद एक और कंडीशन है, उसे बोलते हैं मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का अर्थ ये है कि अत्यार्तव, यानी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना। उस स्थिति में सामान्य तौर पर जो सामान्य डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, वह सामान्य दिनों के जो सामान्य समय है उससे अतिरिक्त चला जाए, यानी 2 से 7 दिन का, सामान्य तौर पर 2 से 7 दिन तक माना जाता है, लेकिन 2 से 5 दिन का, इस समय की जो स्टडी है वो 2 से 5 दिन की है। तो यह 7 दिन से भी ऊपर अगर जब चला जाए तो वह होता है मेनोरेजिया की कंडीशन। इसमें सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि ये कोई रोग नहीं होता है, बल्कि ये एक पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है या विकृति जन्य एक लक्षण मात्र है, एक सिम्पटम है। और उससे, उस सिम्पटम को समझ के वो कारण क्या है उसको ट्रीट करना इसके पीछे सबसे बड़ा काम होता है। इन सब के बाद एक और, अच्छा हाँ, एक चीज, ये मेनोरेजिया भी कई क्लासेस में डिवाइड करी गई है। जैसे कि एक होता है यूनिवर्सल फिजिकल, यानी सार्वदेहिक डिसऑर्डर के कारण से, या लोकल जो डिसऑर्डर होता है, लोकल डिसऑर्डर में इंटर यूटेराइन जो मेम्ब्रेन होती है उसमें, या एंडोमेट्रियन में स्वेलिंग आ जाए, या कोई यूट्रस में कोई ट्यूमर बनने लगे, या कोई स्पेशल प्रकार की कोई वृद्धि हो जाए, जैसे कि कभी कभी स्यूडो इम्प्लांटेशन की कंडीशन हो जाती है, तो भी यह स्थिति देखने को मिलती है। उसके बाद इसमें एक और चीज है कि अंतःस्रावी विकृतियां, यानी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें अगर डिफॉर्मिटी आ जाती है तो भी यह मेनोरेजिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो फीमेल मैरिड हैं उनमें अधिक से अधिक कंट्रासेप्टिव जो साधन है उनका प्रयोग करने से के कारण से भी यह स्थिति मेनोरेजिया की कंडीशन देखने में आती है। और एक चीज है कि जब पबर्टी होती है तो पबर्टी के समय ये कंडीशन प्रायः सामान्य तौर पर देखने को मिलती है कि कभी कभी पबर्टी काल में अमूमन फीमेल में अत्यार्थों की कंडीशन देखने में आती है, जो कि एक तरह से नॉन क्यूरेबल, या कोई इसके लिए उपचार की विशेष व्यवस्था जो पबर्टी टाइम पे होती है उस समय कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। हाँ, अगर कंडीशन ज्यादा है तो उस समय मेडिकेशन कंपलसरी होता है। एक होता है इसके बाद पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया मीन्स बहुआर्तव, यानी जो टाइम है उससे अधिक होना। जब 15 दिन से कम समय में बार बार अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो वह कंडीशन इस स्टेज की मानी जाएगी, इस अवस्था की मानी जाती है। इसके बाद आती है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया नॉर्मली देखा गया है कि आज के समय में लगभग हर 10 में से 4-5 फीमेल इससे ग्रसित देखी गई है। कारण है उसके पीछे जनरली देखा गया कि आफ्टर मैरिज ये देखने को मिलता है, या बिफोर मैरिज भी ये कंडीशन होती है। इसमें ना साइकिल तो पूरा 28 दिन का होता है, लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है। नॉर्मल क्वांटिटी जो होनी चाहिए उससे बहुत कम होती है। ये ऐसी स्थिति होने पर इसकी जब यदि अगर ऐसी नॉर्मल तौर पर कोई पैथोजेनिकल डिसऑर्डर नहीं है, पैथोजेनिक डिसऑर्डर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पैथोजेनिक डिसऑर्डर है जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि तब आपको उसके गायनेकोलॉजी की जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कंसल्टेंसी कंपलसरी होती है। क्यों? यदि आफ्टर मैरिज खास करके यदि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे करके लास्ट टाइम पे
बहुत जल्दी अर्ली सीजेशन का पीरियड बन जाता है, यानी पबर उसकी मीनोपॉज की कंडीशन बहुत जल्दी आने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त ओलिगोमिनोरिया यानी दीर्घ चक्रीय अत्यारता, जिसमें कि बहुत लॉन्ग पीरियड में ऐसा स्थिति आती है। और ओलिगोमिनोरिया के बाद एक और है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये विशेष करके हो सकता है, ये आपको पूछा जाए, हो सकता है आ भी जाए। तो डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि इसमें जो हमने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग आना, और ये क्यों होता है, उसका कारण क्या है कि इसमें ओवेराइन डिसफंक्शन इसके लिए मेन जिम्मेदार या मेन उसके पीछे कारण होता है। ओवेरियन डिसफंक्शन मीन्स ओवरी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं। उस कारण से ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हार्मोन का डिसबैलेंस जब हो जाता है। रक्त में ईस्ट्रोजन की मात्रा यदि बढ़ जाए तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने की संभावना है, या ब्लड डिस्चार्ज होने की संभावना होती है। और ये प्रायः देखा गया है कि पबर्टी टाइम पे या मीनोपॉज टाइम पे ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर सामान्य समय में ऐसा स्थिति नहीं होती है। एक और इसमें देखने को मिलता है कि बॉडी में या पेल्विक एरिया में कोई किसी प्रकार की कोई विकृति या पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं देखने को मिलती है। तो इसको सामान्य तौर पर ये जाना जाता है कि ये सामान्य सी एक डिसऑर्डर है, जिसको सामान्य सी छोटी मोटी मेडिकेशन देके और इसे सामान्य तौर पर सुधार लिया जा सकता है, या सिंपल एक्सरसाइज के माध्यम से भी सुधार सकते हैं। एक और है, वो है मेट्रोपैथिया हीमोरेज। ये मेट्रोपैथिया हीमोरेज जो होती है, ये थोड़ा सा इसको समझने की बात है। इसमें ये होता है कि इसमें शुरुआत के 2-3 महीने तक, ये क्या है, इसमें शुरुआत के 2-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। इसमें क्या ऐसा एहसास स्यूडो मन में ये भाव बन जाता है कि ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट हो गई हो लेडी। खास करके ये देखा जाता है ऐसा जिन्हों मैरिड वुमेन होती हैं, उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। शुरुआती समय में ही पहली शुरुआत में पहली बार में एकाएक एकदम से सीज हो गया, एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिली है, वो बढ़ते-बढ़ते 2 महीना 3 महीने तक चली जाती है। और उसमें ये संभावना रहती है कि ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट हो लेडी। हालाँकि अब तो ख़ैर उसके लिए वो कई सारे डिवाइसेज़ हैं जिनके माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन जैसे गाँव एरिया में या जहाँ पर इन डिवाइसों की उपलब्धता नहीं है, तो वहाँ पर सामान्य तौर पर लोग यही समझते हैं कि हाँ, हो सकता है प्रेग्नेंट है लेडी, इस वजह से एमेनोरिया की कंडीशन दिख रही है। तो वह लेकिन एकाएक खूब बिना वेदना के, मतलब कोई दर्द नहीं हुआ, एकाएक एकदम से हेवी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। वह होती है कि ये क्यों होता है? क्योंकि यूट्रस में कोई विकृति या पैथोजेनेसिस या पैथोजन पहुंच जाता है, या उस कारण से या किसी भी अन्य कारण से, स्पेशली यूट्रस का पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर इसके पीछे जिम्मेदार होता है। इसके जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो ये है, पेल्विक एरिया में जो ओवरी का एरिया है, वहां पर छूने से ऐसा महसूस होता है जैसे वहां पर स्वेलिंग सी हो या सिस्ट टाइप का बना हो, ऐसा महसूस होता है। यूट्रस जो है थोड़ा-सा इनलार्ज किया हुआ लगता है, और ये पेट में ऊपर से छूने से, स्पर्श करने से दर्द भी महसूस होता है। इसकी सामान्य तौर पर हार्मोन चिकित्सा होती है, यानी कारण ये सभी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इसके पीछे कारण जो है वो केवल हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब इन सब के अतिरिक्त 2 और कंडीशन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड सामान्य तौर पर नहीं है। वो क्या है? एक तो ये है, अगर देखा जाए तो हैं, परोक्ष रूप में हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं मानी जा सकती। जैसे मेट्रोरेजिया, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय है उसके अतिरिक्त भी अगर वेजाइनल डिस्चार्ज ब्लड का हो रहा है, रुक-रुक के आ रहा है, या एकदम कंटिन्यूअस आ रहा है, तो वह कंडीशन मेट्रोरेजिया की होती है। इसमें जो कारण हो सकते हैं वो है फाइब्रॉइड यूट्रस,
सर्वाइकल इरोजन, या सर्विक्स का कैंसर, या फिर फंडस का, जो यूट्रस का फंडस है उसका कैंसर, या फिर जो पॉलिप होता है यूट्रस का पॉलिप, उसमें कोई डिसऑर्डर की कंडीशन हो तो यह लक्षण देखने को मिलता है। क्योंकि जो अन्य रोग हैं उनके लक्षण, उनका एक ये लक्षण मात्र है, अतः मूल रोग का पता, यानी ये इसके पीछे ये केवल लक्षण मात्र है, इसके पीछे जो कारण हमने बताए वो उससे अगर जोड़ के हम देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसका जो कारण है उसके आधार पर रोग का हम पता करेंगे और रोग का उपचार उसका डॉक्टर करता है। इसके अतिरिक्त एक और है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया मीन्स जो म्यूकस डिस्चार्ज माने तो नहीं है, म्यूकस डिस्चार्ज केवल म्यूकस डिस्चार्ज नहीं है उसमें। ल्यूकोरिया सामान्य तौर पर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक कंडीशन देखने को मिलती है कि जो पाथवे है, जो इनर पाथवे है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का, जो इनर पाथवे है वह एसिडिक माध्यम का होता है, उसमें एसिड वाला मीडियम हर समय बना रहता है। क्यों? कारण है उसके पीछे कि कोई भी पैथोजन बाहर से किसी कारण से, हवा से या और किन्हीं कारणों से अगर शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो अम्लीय माध्यम में जाते ही वो नष्ट हो जाए। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति के जीवन में ये एक अनुभव हर एक ने, हमने, आपने, सबने लिया होगा कि हम लोगों के अंडरगारमेंट, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पॉट सा बना रहता है। उसको लोग समझते हैं कि ये कोई डिफॉर्मिटी के कारण से है, लेकिन नहीं, उसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि वहां पर टच होता रहता है जो एसिडिक डिस्चार्ज सामान्य तौर पर आ रहा है, उससे वो जो अंडरगारमेंट्स हैं वो टच होते रहते हैं। इस वजह से वहां पर ऐसी वो स्पॉट या वहां का जो क्लॉथ है उसका कलर जो है डिस्कलरेशन में चला जाता है। अब इससे ये चीज समझ में आती है कि वहां पर अम्लीय माध्यम बना होता है और जो पैथोजेंस को नष्ट करने के लिए जरूरी होता है। यही सबसे एक खासकर सिम्टम है कि हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें अपने आप को ये योग से जोड़ते हुए देखना है कि जो हमने यौगिक हाइजीन को आपको पहले शुरुआत में पढ़ाया था, उसमें देखना है, ये बात विशेष गौर करने वाली है कि जो अंडरगारमेंट्स हम लोग पहनते हैं वो वेंटिलेशन वाला हो, यानी कि हवा पास होने वाली हो, एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि वह प्रायः देखा जाए, कोशिश ये हो, अमूमन आमतौर पर सभी लोग वही यूज करते हैं कि वो खास करके उसका सूती होना चाहिए, यानी उस जो अंडरगारमेंट है वो कभी भी किसी सिंथेटिक कपड़े का नहीं यूज करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। और सफाई रखना बहुत कंपलसरी है। अब इन सब के ये हमने ल्यूकोरिया की जो कंडीशन होती है, ये एक्स्ट्रा वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, सामान्य तौर पर एक सामान्य फीमेल में डिस्चार्ज हर एवरी समय कुछ ना कुछ थोड़ा सा मॉइस्टनेस होती रहती है, वह आर्द्रता कभी कभी बढ़ भी जाती है, वो चिंता की बात नहीं है। यदि वह डिस्चार्ज ऑडरस हो, यानी उसमें कोई गंध आती है, इचिंग दे रहा हो, वो जहां पे लग जाए वहां पर जलन मचती हो, ऐसी कंडीशन अगर है तो वह चिंता के कारण है, वो पैथोजेनिक डिस्चार्ज होता है, उसके लिए उपचार और मेडिकेशन कंपलसरी है। सामान्य तौर पर यह हमारे रोज के रहन सहन खान पान पर निर्भर करता है, उससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा कोरिलेट होता है। जो हम भोजन करते हैं वो, और भोजन के साथ साथ हमारा जो रोज का रूटीन है वो, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। कारण है उसके पीछे यौगिक फिलॉसफी के अनुसार जो हमारा जेनाइटल ऑर्गेन का एरिया है वही सही मायने में शरीर का जो मूलाधार चक्र है वही है, और वो जनरेटर पार्ट है। उस जनरेटर पार्ट में ऊर्जा सन्निहित होती है, उस ऊर्जा को हम अगर विपरीत
स्थिति में ले जाएंगे, यानी विपरीत का मतलब उसको अधोगामी कर देंगे, तो मन के विचार खराब होंगे, मन खराब होगा, मन का असंतुलित होगा, चित्त जो होगा उसमें विक्षेप आएंगे और उनके कारण से हमारे शरीर में विचार, चित्त के विक्षेप, इन सब की वजह से हार्मोन का डिसबैलेंस होगा। जब हार्मोन्स का डिसबैलेंस होगा तो हैप्पीनेस वाले हार्मोन तो बनेंगे ही नहीं। जब हैप्पीनेस वाले हार्मोन नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर तनाव की उत्पत्ति होगी। जब तनाव की उत्पत्ति होगी तो जो एसिडिक माध्यम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। एसिडिक माध्यम ज्यादा बढ़ेगा तो वो इरिटेट करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन के एरिया में म्यूकस ग्लैंड्स को और वहां पर बर्थोलिन ग्लैंड्स को, यानी कि जितने भी वहां पे इनर ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा और ज्यादा इरिटेट करने से उनका डिस्चार्ज बाहर आएगा और वह डिस्चार्ज फिर पैथोजन के संपर्क, क्योंकि वहां का अम्लीय माध्यम बढ़ेगा, बढ़ने में कभी कभी वो ऐसा हो जाएगा जो पैथोजन के अनुकूल हो जाएगा। बढ़ने या घटने से जो भी स्थितियां बने उनसे वो पैथोजन के अनुकूल हो जाएगा। तब उस स्थिति में यह कंडीशन ऐसी होगी जो पैथोलॉजिकल ल्यूकोरियल डिसऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको कि केवल मेडिकेशन के माध्यम से, आप ये सोचें कि हम योग के प्राणायाम के माध्यम से उसे ठीक कर लें, उसमें राहत तो मिल जाएगी लेकिन मेडिसिन कंपलसरी है लेना। अब सामान्य तौर पर जो यूरिनरी, अब इसमें खास खास जो मेन 5 डिसऑर्डर्स जो हैं वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद ये टॉपिक हम लगभग संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। पहला, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सभी बच्चों को पता है, सबने फिजियोलॉजी पढ़ी है कि फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो 1.5 इंच से लेकर 2 इंच का होता है, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है। और या सेंटीमीटर में गिने तो 3.8 टू 5 पॉइंट लगभग 1, हाँ 3.8 टू 5.1 सेंटीमीटर के लगभग उसकी लेंथ होती है। अब इसका, और ये क्या, इनका ओरिफिस कहां पर होता है? क्लाइटोरिस और वेजाइना के बीच में ओरिफिस होता है। अब इनकी इसके लेंथ कम होने के कारण इन्फेक्शन होने के चांस फीमेल में अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए अगर हम प्रिवेंशन करें तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं उसको, यानी जो डेंजर है यूटीआई के उसको कैसे हम घटा सकते हैं? कैसे घटाएंगे? उसके लिए इनटेक करें क्या? फ्लूइड का अधिक से अधिक हम जूस और वाटर इनटेक करें, जो कि कम से कम 3 से 4 लीटर का पर डे होनी चाहिए। अब ये 3 से 4 लीटर पर डे का मतलब ये नहीं कि केवल पानी पिए, पानी है, जूस है, या आपने जो रसे वाली सब्जियां ली हैं, जिन घरों में बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड यूज होता है वहां पर केवल नाम मात्र के लिए सब्जी रसीली होती है, या प्रायः देखा गया है कि लोगों के घर में रायता यूज होता है। मतलब पानी का इंटेक कम से कम 3 से 4 लीटर टोटल एवरेज होना चाहिए। दूसरी चीज, टाइम टू टाइम आपको यूरिनेशन के लिए कभी भी यूरिन को रोकना नहीं चाहिए। और सबसे खास बात, मैरिड लाइफ में आफ्टर इंटरकोर्स यूरिनेशन के लिए कंपलसरी जाना चाहिए। और आपको यूरिनेशन के लिए तो जाना ही जाना चाहिए, लेकिन अपनी वेजाइना को हर समय, जो फीमेल है उसको हर समय वाश करना चाहिए। लेकिन वाश करने का तरीका यह है कि आउट टू इनवर्ट वॉशिंग करनी चाहिए। डूस का इस्तेमाल जो उसमें आते हैं, मार्केट में डूसेज आते हैं, उनका इस्तेमाल हो सके हद से हद ना ही करना चाहिए। प्रायः सामान्य तौर पर जो घरेलू डूस की सिस्टम है उनको ही यूज करना चाहिए। उनमें वही इंग्रेडिएंट्स भी जो घरेलू होते हैं उनको यूज करके, डाल के उनको ही इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे खास बात कि अगर कंट्रासेप्शन करना है तो कंट्रासेप्शन में सबसे अच्छा जो उपाय है वो सिर्फ कंडोम होता है और कोई नहीं करना चाहिए। योग इन सब के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। योगिक मैनेजमेंट के थ्रू अगर बात करें तो कंट्रासेप्शन का एक अलग सिस्टम है, उसमें कोई हमें बाह्य साधन नहीं यूज करने होते हैं। उसका एक अलग अध्याय है, वो कभी और कभी क्लासेस होगा या अलग से कभी बात होगी तो हम आपको उसके विषय में बताएंगे। ये जो बातें हैं ये सामान्य तौर पर हम आपको बता रहे हैं। ये योग के प्रबंधन की जब बात करेंगे तो इन सबको ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है।
दूसरी चीज है, कभी भी कॉमन टॉयलेट को यूज नहीं करना चाहिए, खास करके जो यूरोपियन स्टाइल का टॉयलेट है वो नहीं यूज करना चाहिए, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस अधिक होते हैं। हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करने चाहिए। और सबसे खास बात कि कोई भी है डूस की कंडीशन, जो डूस वगैरह जो यूज करते हैं उसमें प्रेशर का, जिनमें प्रेशर डालने वाले डूस जो होते हैं उनको कभी भी नहीं यूज करना चाहिए। स्लो और मे बी जो सामान्य तौर पर हल्के हाथ से बहुत स्लो मोशन में डूस करना चाहिए। ये तो इसके लिए हो गया कि इनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यूटीआई डेंजर को हम कैसे बचा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखने में मिलती है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स में बिफोर 21 यानी 21 दिन से पहले और आफ्टर 35 डेज, 35 दिन के बाद, मतलब बाद, अगर ऐसी कंडीशन में पीरियड्स आ रहे हैं तो वह इर्रेगुलर पीरियड्स की क्लासिफिकेशन में आता है। ये कारण क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी के कारण भी ऐसा देखा गया है। थायराइड डिसऑर्डर के कारण से भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। हाइपर हाइपर प्रोलैक्टिन हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की कंडीशन अगर है बॉडी में तो भी यह कंडीशन देखने को मिलती है। और इसका कॉमन काज, ये 4-5 कॉमन काज जो हमने बताए, ये सामान्य तौर पर देखने को इसके कारण मिलते हैं। और एक और बात है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से भी ये संबंध रखता है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आपका जो नेचुरल जीवनचर्या है उसके अतिरिक्त, हम हर बार बोलते हैं कि आपका सर्केडियन साइकिल के साथ अगर रिदम बनता है, आपकी लाइफ जीवनचर्या सर्केडियन साइकिल के रिदम के साथ चलता है, तो आप बढ़िया खुशहाल जीवन जिएंगे, आपको कोई जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। और उस रिदम से विपरीत आप जब भी जाएंगे तो डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, फिजिकल इनएक्टिविटी भी है। अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी कर में रहते हैं, आप कोई सक्रियता नहीं रखते हैं, तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। या अनहेल्दी फूड टेकिंग करते हैं, यानी आप ऐसा भोजन यूज करते हैं जो हेल्दी नहीं है, जैसे आजकल जंक फूड हैं और ये डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, इनको आप अगर यूज करते हैं तो भी ये देखने को कंडीशन देखने में आती है। अल्कोहल, स्मोक और खास करके टेंशन, टेंशन से भी ये स्थिति प्रायः देखने को मिलती है। इन सब के अतिरिक्त अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रिवेंशन के लिए, इरेगुलर ब्लीडिंग की प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे खास चीज, अब ये यौगिक सिस्टम के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं इसकी, कि इसमें सबसे खास बात यह है कि सनराइज और सनसेट जो डेली रूटीन होता है वो प्रैक्टिस में लाएं। यानी सनराइज होने के समय आप उठ चुके हो और सन सेट होने के समय आप सामान्य जो आपके बाहरी काम है वो सब निपटा चुके हो। दूसरी चीज, सनराइज होने के बाद भोजन को ग्रहण करें। सबसे खास बात, सनराइज होने के बाद भोजन को ग्रहण करें और सूर्यास्त होने से पूर्व भोजन ग्रहण कर लें, तो कभी भी किसी भी डिसऑर्डर से आप ग्रस्त नहीं होंगे यदि आप स्वस्थ हैं तो। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी स्थिति में आप स्मोक और अल्कोहल नहीं करें। हमेशा कोशिश करें कि 8 घंटे की नींद लें। यदि आप योग की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं तो 5 घंटे से 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, बशर्ते कि आप योगिक मेडिटेशन का अभ्यास प्रॉपर ढंग से कम सुबह शाम जरूर करते हो तो। दूसरी चीज, हेल्दी डाइट जो हम पहले भी कह चुके, और इसमें सबसे इफेक्टिव जो रोल है वो है आसन और प्राणायाम के साथ मेडिटेशन का। अब तीसरी कंडीशन है वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन की बात हम सामान्य तौर पर अभी पहले बता ही चुके हैं। बहुत सारे वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाते हैं, पैथोजेनेसिस पहुंच जाते हैं, उन कारणों से होता है। वो कारण कई भी हो सकते हैं, वो ट्राइकोमोनास है, आप उसमें प्रोटोजोआ में पढ़ चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। उसमें प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है। उन कारणों से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें प्रायः ये देखा गया है कि जलवायु के कारण जो भारतीय महिलाएं हैं उनमें प्रायः वेजाइनल इन्फेक्शन सामान्य बात होती है। क्यों? एक और बात,
जो हम मसालेदार भोजन करते हैं, मसालेदार भोजन की जो आदत अगर हमें बन जाती है, तो ये एक विशेष बात है कि ये जो वजाइना है उसका एक पीएच भी होता है, और वो पीएच जो होता है वो उसमें अगर परिवर्तन आ जाएगा, वजाइना का जो पीएच है नॉर्मल तौर पर आप सबको पता होगा 3.8 टू 4.5 वजाइनल पीएच होता है। अगर उस पीएच में कोई परिवर्तन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इन्फेक्शन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाएगी, और जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी इन्फेक्शन के लिए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो सामान्य तौर पर हम अपने भोजन को ऐसा भोजन इनटेक करें जिससे कि हम वजाइना का पीएच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मेल में भी पूरी तरह से लागू होती हैं, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इनर पार्ट है वहाँ पर भी पीएच बैलेंस करने के लिए हमारा जो भोजन है वो विशेष करके उसके लिए उत्तरदायी होता है। सामान्य तौर पर वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन जब यही डिस्चार्ज हम अभी पहले भी बता चुके हैं कि ऑर्डर फुल हो जाए, इचिंग देने वाला हो जाए, साथ में कोई रेड, ब्लू या डार्किश कलर उसमें कलर आने लगे, या कभी कभी थिकनेस आ जाए, तब ये कंडीशन वजाइनल डिस्चार्ज की लिगोरिया की बन जाती है, और उसके लिए मेडिकेशन आवश्यक है। मेडिटेशन नहीं, मेडिकेशन आवश्यक है। मेडिटेशन तो ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन उसके लिए आवश्यक होता है। अब उसके बाद आती है वजाइनल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम प्रायः ये ध्यान देने वाली बात है कि एवरी इन्फेक्शन इज क्यूरेबल। क्या कि जो भी इन्फेक्शन है वो सब उपचार हो, उसका सबका एक उपचार हो सकता है, लेकिन विशेष ध्यान देने वाली बात है कि उसको हम समय रहते ध्यान दे दें, उसको इग्नोर नहीं करें। यदि इग्नोर करेंगे तो यूटेराइन इन्फेक्शन हो जाएगा, पेल्विक पेन होने लगेगा, या फिर इनफर्टिलिटी तक होने की संभावना होती है। प्रॉपर वजाइनल क्लीनलीनेस यानी वहाँ पर सफाई रखना कंपलसरी होता है। वॉश ओनली सॉफ्ट सोप और वाटर, किसी सामान्य जो कोमल टाइप के सोप हैं उनको और पानी का ही प्रयोग सामान्य तौर पर करना चाहिए। सबसे और विशेष बात ये जो हम पहले भी बता चुके हैं, अपवर्ड टू इनवर्ड सफाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ये कि ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है आपको मैरिज के बाद देखा गया है कि जो फीमेल मैरिज हो जाती उनमें यह ज़्यादातर के ये देखा गया है कि वो सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीनेशन के लिए विशेष करके अगर नहीं तो उस पर ध्यान देती हैं, उनको इग्नोर करती हैं, तो ये गलत तरीका है। आफ्टर मैरिज कम से कम एनुअल टेस्टिंग कंपलसरी है। और दूसरी चीज़ कि उसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए एक जो वैक्सीनेशन होता है वो करवाना कंपलसरी है, करवा लेना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैंसर की जो जीन्स है वो हर एक के व्यक्ति हर एक के शरीर में होती है, डोमिनेंट होती है। कब जब अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं तो वह प्रसुप्तावस्था से जग के और वो कैंसर बना देती है। उसके पीछे कैंसर का आज आपने अटेंड किया होगा, उसमें कई सारे कारण का आज समझे होंगे, उनको हम कभी कैंसर का क्लास अगर हम ले लेंगे, अलग से ले लेंगे आपको, तो वो कैंसर का क्लास में हम सब डिक्टेट कर देंगे, पूरी बॉडी के जहाँ जहाँ भी कैंसर होते हैं उनको पूरा डिक्टेट कर देंगे। उसके बाद खास करके जो मैरिड पर्सन है उनमें, और जो जिनका मल्टी पार्टनर वाले लोग हैं उनमें ये देखने वाली बात है, ऐसे लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट के ऊपर ये विशेष ध्यान रखना है कि उनकी एसटीडी टेस्टिंग कंपलसरी है। उसकी जो पैथोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उनको उनका ज़रूर से ज़रूर करवाया जाए। और सबसे खास बात कि इसके लिए जो गुड यानी साइन सिम्टम है वो ये है, मेंटेन करें काहे का, सबसे प्रोबायोटिक्स को इनटेक करने की हैबिट डालें। जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, उससे मतलब सेवन करें उनका, तो हमें ये कंडीशन होने की संभावनाएं ना के बराबर रह जाती। और सबसे लास्ट में अगर जो बात करते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग, भी हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग की बात।
उसके अतिरिक्त सबसे लास्ट में जो हम इसकी लास्ट हेड होता है वो मेंस्ट्रुअल पेन का, वही हम डिस्मेनोरिया शुरू में आपको बता चुके हैं, वही सारी पूरा डिटेल। उसके प्रिवेंशन के लिए क्या है, हॉट पैक यूज़ करना लोअर एब्डोमेन में, या वो कौन सा एरिया है उसे क्या बोलते हैं, पेल्विक एरिया में, वहाँ पर हॉट पैक का यूज़ करना, उससे पेन रिलीफ होता है। खास करके ज़्यादातर कोशिश करें कि हल्के फुल्के काम ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं वो बनते रहते हैं। हल्के काम का मतलब घरेलू थोड़े मोड़े काम करना, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखना। पेन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो ये ना सोचें कि हम बिल्कुल अलग से, जो पेशेंट है उसको ये नहीं मन में आना चाहिए कि हम कहीं बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। छोटे मोटे घरेलू कामों में इन्वॉल्व रहें, या अपनी कोई जो शौकिया चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व रहें घरेलू, जिनसे कि आप में हैप्पीनेस के हार्मोन्स बने। और वो जो होते हैं, जब हैप्पीनेस के हार्मोन्स बनते हैं तो क्या होता है, पेन रिलीफ होता है उससे। इसके लिए सबसे बढ़िया कारगर उपाय है कि सामान्य तौर पर जो प्राणायाम के अभ्यास हैं उनको कराया जाए, छोटे छोटे सीमित अवस्था में, सीमित टाइम में, और सबसे सीमित टर्म में, यानी आवृत्ति में कुछ आसनों का भी अभ्यास इसमें कराया जा सकता है। सामान्य तौर पर पद्मासन में सामान्य बैठकर सिर्फ श्वास की परीक्षा करना इसमें बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी चीज, यह इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आपको एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन भी लेनी चाहिए। वो आप पर निर्भर है कि आप किस तरह की लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथिक लेते हैं, या कोई भी लेते हैं। अगर पेन अधिक है तो स्पाज्मोटिक एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन कंपलसरी है कि आप लें, उससे दर्द में रिलीफ मिलती है। ऐसा हमेशा सभी पेशेंट के बारे में आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, यदि बहुत क्रॉनिक या सीवियर पेन है तब ध्यान देने की बात है। अगर पेशेंट आपके पास आता है और वह सीवियर पेन में सफ़र कर रहा है तो ध्यान देने की बात है। 3 लक्षण उसमें 100% देखने को मिल सकते हैं। एक तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन, या दूसरी एंडोमाइसोसिस की कंडीशन, एडिनोमाइसोसिस की कंडीशन, और एक पेल्विक इन्फेक्शन की कंडीशन। ये 3 कंडीशन प्रायः सामान्य तौर पर अगर सीवियर पेन का पेशेंट है तो उसमें जांच कराना कंपलसरी है। ये संभावनाएं हैं कि ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब यौगिक मैनेजमेंट ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। सबसे पहले हेडिंग डालें यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जो गर्दन की ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, स्कंध शक्ति विकासक क्रिया, दूसरी फिर उसके बाद कटी शक्ति विकासक क्रिया और जानु शक्ति विकासक क्रिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जानु शक्ति विकासक क्रिया प्रायः देखा गया है कि जो इस कंडीशन में सफ़र कर रही होती है पेशेंट, तो उसको कराने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है। तो जानु शक्ति विकासक क्रिया के अतिरिक्त उन्हें हम वो कुर्सी वाला कौन सा पोज होता है, वो आसन मेरे को उत्कट आसन का अभ्यास कराएं। लेकिन ध्यान रखें, यदि हैवी डिस्चार्ज है तो नहीं कराएंगे। केवल डिस्मेनोरिया है, सामान्य है, पेन है, तो उस स्थिति में उसे धीरे धीरे स्लो मोशन में करा सकते हैं। जब नहीं करने की स्थिति में नहीं है, उन्हें कराना है, तो वह आप उनको कुर्सी पर भी बैठा सकते हैं। कुर्सी पे उसी स्थिति में हाथों को सामने की ओर करा के और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, हाथ ऊपर कंधे के पैरेलल फैले हुए कुछ समय इस अवस्था में बैठाया जाए। साथ में अश्विनी मुद्रा को लगा के कराएं तो और अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें कपालभाति बहुत लाभकारी है। ध्यान देने की बात है, कपालभाति लाभकारी है, लेकिन अगर वह फीमेल वुमेन है जिसे कि हार्ट की डिसऑर्डर है तो उसे नहीं कराएंगे, या उसे कोई भी एब्डोमेन का ऑपरेशन हो चुका है तो ऐसी स्थिति में कपालभाति नहीं कराएंगे। नेति बहुत फायदेमंद है, जल नेति कराई जा सकती है।
बस्ती का भी अभ्यास कराया जा सकता है। कौन सा बस्ती? योनि बस्ती कराई जा सकती है। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उसमें साथ में इंग्रेडिएंट्स हैं, वाटर में मिलाए जाते हैं, उनको भी आप चाहें तो पेशेंट को बता सकते हैं, वो हम भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे। उनको भी आप मिला के उनका बस्ती कराई जा सकती है। और इसमें बहुत फायदेमंद है नौली। नौली की क्रिया तब फायदेमंद है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ना रहा हो, सामान्य अवस्था जब चल रही हो, मेंस्ट्रुएशन ना हो रहा हो, सामान्य अवस्था में अगर रोजमर्रा में नौली का अभ्यास करते हैं तो डिस्मेनोरिया होने की कंडीशन होती ही नहीं है। 1 महीने लगातार करिए और जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए रोक दीजिए, फिर करिए, फिर रोक दीजिए। उस स्थिति में अगर आपको पेशेंट को पेन होता है तो वह हर हाल में ठीक होने की संभावना होती है। दूसरी चीज इसमें अग्निसार क्रिया। अग्निसार भी क्रिया भी वही जैसे नौली की क्रिया कराते हैं वो कराई जा सकती है। एक और है मेरुदंड की क्रियाएं। 10 मेरुदंड की क्रियाएं होती हैं, उनका अभ्यास सामान्य तौर पर अगर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस स्थिति में भी लेट कर कराया जा सकता है, लेकिन स्लो मोशन में ही कराएंगे। जरा सा भी रैपिड एक्शन में कोई भी अभ्यास नहीं कराना है। आसन। आसन ये जो हम बता रहे हैं 5 आसन स्पेसिफिक आसन है जो पीसीओडी में भी विशेष तौर पर काम आते हैं। पीसीओडी एक अलग टॉपिक है, उसको हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में अलग से आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो पीसीओडी का हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फिर से एक बार बता दें। लेकिन नहीं, अगर किसी कारण से नहीं हो पाता तो पीसीओडी का वही पूरा उसकी डिफिनेशन, काजेस, सिम्टम और साइन सिम्टम और क्लिनिकल सिम्टम और साथ में यौगिक मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट, इतने हेड में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और आप उसको लिख सकते हैं। पीसीओडी के लिए सबसे जो बेटर आसन है, या ये कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की जो बेटर आसन है वो सबसे बढ़िया है कौन सा? बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन ध्यान रखना, हम क्लास में देखते थे कि आप लोग कंफ्यूज रहते थे। आपको ये बताया गया कि भद्रासन जो है वो बटरफ्लाई है। भद्रासन बटरफ्लाई नहीं है, बटरफ्लाई को बोलते हैं बद्ध कोण आसन, जिसमें कि पूरी दोनों पैरों को जुड़ा के और पीछे की ओर पेरिनियल पार्ट पे लगा लिया जाता है। और आप चाहें तो सेक करें या फिर पेशेंट को सेक ना करवाएं अपने घुटनों को। दूसरा है सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन को या तो आप अपने गूगल पे सर्च कर लें कैसे करते हैं, या फिर कभी, अब तो क्लास लगनी नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लें। उसमें सुप्त बद्ध कोणासन में जैसे कि उसमें सुप्त वज्रासन में लेटते हैं, आपका जो स्केपुलर रीजन है वो उठा हुआ, सर उठा हुआ, दोनों सर जो है जमीन पर नहीं लगेगा, सर को आप किसी चीज में लगा लें, कोई चीज साधन यूज करके सर को भी उठा लें और स्केपुलर रीजन को भी उठा लें, और उसके बाद दोनों पैरों को खींचकर जैसे उसमें बद्ध कोणासन में किया था उसी तरह से लेटे लेटे आपको नीचे की ओर लाना है, कोणावस्था में बना लेना है। नीचे ग्रोइन रीजन में नहीं लगाना है, दोनों पंजों को आपस में सटा लेना है। दायां हाथ जो है वो सीने पर, दाईं छाती पर, बायां हाथ जो नेबल बटन या नाभि है वहां पर रख लें और श्वास प्रश्वास की गति को महसूस करें। ऊपर उठना, श्वास से पेट उठना और श्वास छोड़ते समय नीचे की ओर जाना, ये आपको विशेष इसका अनुभव पेशेंट को करवाना है। ये बहुत फायदेमंद है बद्ध कोणासन। ऊष्ट्रासन का भी अभ्यास इसमें फायदेमंद है, सेतुबंध आसन का भी अभ्यास फायदेमंद है और सबसे ज्यादा शलभासन का अभ्यास भी फायदेमंद है। शलभासन में विशेष करके ध्यान रख देने वाली बात है, फीमेल को कभी भी सर नहीं उठाएंगे, केवल पैर ही उठवाएंगे, सर नहीं उठवाना है। और सबसे खास इसका है प्रसारित पादोत्तानासन। प्रसारित पादोत्तानासन, यह पैरों को पूरा जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए और उसके बाद हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए और धीरे धीरे लाइए नीचे और अपने सर को भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास करें। ऐसे आप सीखेंगे तब आप पेशेंट को करा पाएंगे। उसको सर से जमीन से भूमि को स्पर्श कराने का प्रयास करें, ना कर पाए तो कम से कम नीचे तक लाएं। और यही जब थोड़ा सा रैपिड एक्शन में करवाया जाए
उन पेशेंट को जो सामान्य तौर ये रोजमर्रा में, जैसे हमने नौली और उनकी बात करी, उसी तरह से अगर रोजमर्रा में कराया जाए तो वह इन कंडीशन को आने की संभावना उनमें नहीं रहती है। जब रैपिड एक्शन में करवाते हैं तो वो कैसा होता है, रोटेटिव मूवमेंट में होता है। आप श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, हाथों को पूरा बांध लेंगे फिंगर लॉक करके, और पूरा सर, हाथ से जो है दोनों हाथ कानों से लगे हुए, हाथ और सर एक साथ धीरे धीरे रोटेट करते हुए ऊपर जाएंगे, पीछे पूरा बैकवर्ड होते हुए, और जब नीचे आए तो श्वास छोड़ दें, और फिर नीचे आए, फिर श्वास भरें और भरते हुए ऊपर जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। यही एंटी क्लॉकवाइज करें। तो यह स्थिति जो होती है, ये आसन जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें पश्चिमोत्तानासन भी इसमें फायदेमंद है। पश्चिमोत्तानासन, ऊष्ट आसन, मार्जरी आसन, गोमुख आसन, ये 4 आसन ऐसे हैं जो यूटेराइन एरिया के साथ साथ यानी पेल्विक एरिया के जो पार्ट्स हैं उनके साथ साथ ब्रेस्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ब्रेस्ट में कोई भी इन्फर्मिटी आने की संभावना नहीं होती यदि इनका दैनिक अभ्यास किया जाए तो। अब इसके बाद प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भ्रामरी, एवीपी यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, और भस्त्रिका भी कराया जा सकता है स्लो मोशन में, क्योंकि स्पाज्मोटिक पेन है। विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस समय में सिर्फ और सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम गुंजन के साथ, ओम नहीं बोलना है, माँ का गुंजन करना। ध्यान देने वाली बात, ओम नहीं बोलना है, माँ का गुंजन, ऐसे आपको गुंजन करवाना है। और सबसे खास बात कि आप इसमें जो सबसे इफेक्टिव चीज है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें मूल बंध अश्विनी मुद्रा के साथ अगर अभ्यास कराया जाए तो बहुत अधिक फायदेमंद होता है। अश्विनी मुद्रा के साथ मूल बंध का अभ्यास, मेडिटेशन, ओंकार मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन अगर करवाएं, जैसी समय और स्थिति परिस्थिति और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसे मेडिटेशन का अभ्यास कराया जा सकता है। लगभग गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दी। फिर भी आज ही लास्ट आपके पास समय है, जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं बिना झिझक। अब हम बेटा कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया सत्यम? तो कोई क्वेरी हो तुम्हारी या और बच्चों, 1 घंटा 2 मिनट हो गया, तो जो कोई क्वेरी हो वो पूछ लो बच्चों। और गर्ल्स कहाँ है? कोई बात ही नहीं करती, कोई बोलती नहीं है। घंटा तो हो गया, 1 घंटा टाइम तो हो गया। कोई क्वेरी तो नहीं है बेटा? सब क्लियर हो गया? कुछ पूछना हो तो बताओ। हो सकता है किसी झिझक बस आप नहीं पूछ रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना। कोई क्वेरी हो तो हम उसको आपको सेटिस्फाइड कर देंगे। लेकिन और इसके अतिरिक्त कोई और किसी टॉपिक से संबंधित क्वेरी है तो आप पूछ लो। हाँ, अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग को फिजियोलॉजी में गायनी और ये ऑप्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया गया जब फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ी? नहीं नहीं, वो तो कर लोगे, मेरा कहने का मकसद। हाँ, तो योगिक मैनेजमेंट अभी जो हमने बोला है वो तुम लोगों ने लिखा नहीं? लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा। हमने पहले ही बोल दिया था कि पेन कॉपी लेके बैठना। चलो अभी हम फिर से बोल दे रहे हैं, चलो लिखो सब। सबसे पहले है सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, उसमें स्कंद शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक और कटी शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक, स्कंद शक्ति विकासक, कटी शक्ति विकासक क्रिया। अरे एक सिंपल सा डायग्राम बनाओ यूं करके, एक गोल सा यूं अर्धचंद्राकार, उस पर एक सर बना दो। पहला लिख दो नंबर 1, उसमें लिख दो ग्रीवा, ग्रीवा पे एक लाइन डिटो का एरो बना के लिख दो नंबर 1। सेकंड क्या है? स्कंद के ऊपर एक हाथ का एक थोड़ा सा एरो बना के यूं हाथ ले आओ,
वो बना दो, नंबर 2 हो गया। उसके बाद तीसरा उसी को नीचे और पोज लिया और नीचे एक कमर जैसी बना दो, उसमें ट्विस्टिंग एरो बना दो इधर उधर दोनों तरफ, वो ट्विस्टिंग वाला थर्ड हो गया। इस तरह से लिखना सीखो तो जल्दी जल्दी लिख लोगे। ये शॉर्ट हैंड वाली रिटन सिस्टम है। उसके बाद इनके बाद जब सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करा लेंगे तब कुछ क्रियाएं कराएंगे। क्रिया में कपालभाति करा सकते हैं, नेति करा सकते हैं और योनि बस्ती। योनि बस्ती कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि अजवाइन है और कुछ और हैं, हम बाद में उस पर व्हाट्सएप पे डाल देंगे। उनको यूज किया जा सकता है, उनकी मात्रा होती है कितने लीटर पानी में कितना यूज किया जाए, किन किन कंडीशन में। जैसे अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है तो उस समय दूसरी चीज़ यूज करेंगे, इन्फेक्शन है तो दूसरी चीज़ यूज करेंगे, इंग्रेडिएंट दूसरा यूज करेंगे, यदि ल्यूकोरिया की कंडीशन है तो दूसरी चीज़ यूज करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम पहले भी शायद बताए थे कि नहीं बताए थे, लॉचिया और ल्यूकोरिया दोनों में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। लॉचिया आफ्टर डिलीवरी देखने में आता है, या कभी कभी जब एबार्ट हो जाती है फीमेल तो उस स्थिति में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो होता है ल्यूकोरिया सामान्य तौर पर एक नॉर्मल गर्ल्स में भी देखने को मिलता है, एक नॉर्मल लेडी में भी देखने को मिलता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों की पैथोजेनेसिस भी अलग अलग है, सबके अलग अलग वो हैं, सिम्टम भी अलग है। तो और उसके बाद आसन हमने जो 5 लिखा है, ये 5 आसन जरूर से जरूर लिख लो, वो बिल्कुल कोई नहीं मिस करे। सबसे पहला हमने कौन सा बताया था, बद्ध कोणासन जिसे बोलते हैं तितली आसन है? दूसरा बताया था सुप्त बद्ध कोण आसन, उसका प्रोसेस भी बता दिया था कि दोनों पैरों की पंजों को आपस में मिला लें और कोण जैसा यानी बीच में जो एक चतुर्भुज जैसा बन जाएगा, आपके घुटने से एड़ी तक और जांघों तक एक चतुर्भुज जैसा बन जाएगा, तिकोना सा। वो आपने लेटे लेटे बना लिया पैर का, और उसके बाद सर को और स्केपुलर रीजन यानी पीठ का हिस्सा जो स्कंध वाला है वो दोनों चीजें उठी होंगी। उसके लिए आप कोई साधन का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा सा मोटा कंबल यूज कर लें, जो वो होते हैं मसनद होते हैं उनको यूज कर लें। लेकिन मसनद को हम नहीं प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें आराम जैसी स्थिति आएगी, तो उसको आप चौपर्त के 4 कोने वाला बना लें, उन चीज़ों को यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद बद्ध कोणासन के बाद है ऊष्ट्रासन, ऊष्ट्रासन के बाद सेतुबंध आसन, फिर सेतुबंध आसन के बाद है सलभ आसन। 4 आसन ये हो गए, 5 आसन शायद हो गए। और सबसे मेन जो इसका महत्वपूर्ण आसन है वो ये जो पीसीओडी में विशेष करके ये काम करने वाले आसन हैं, वो कौन सा है, प्रसारित पाद हस्त आसन। प्रसारित पाद हस्त आसन यानी प्रसारित यानी पैरों को फैला लिया, हस्त आसन यानी हाथ ऊपर ले जाके फिर धीरे धीरे आपको मेरुदंड से झुकना है और वो हाथों को जमीन पर पूरा स्पर्श करा देंगे। माथे का यानी सिर का जो टेम्पोरल पार्ट है वो भूमि से स्पर्श कराना है। यह है प्रसारित पाद हस्तासन। ये रैपिड एक्शन में जब करते हैं तो इसको रोटेट करेंगे, पूरा हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, कान के साथ सापेक्ष कर लेंगे बिल्कुल सर को और हाथ को, और पूरा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो श्वास भरते हुए और जब वापस आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। आधे में श्वास भरना है, आधे वृत्त में यानी स्फेरिकल आपको घूमना है तो उसमें आधे वृत्त में श्वास भरना है, आधे वृत्त में श्वास छोड़ना है। उसके बाद प्राणायाम तो बता ही दिए, नाड़ी शोधन नॉर्मल तौर पर कराया जा सकता है। सब सारे प्राणायाम लिख लो, लेकिन केवल जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उस कंडीशन में केवल नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम फायदेमंद होता है, वही करना चाहिए। हमने पहली चीज रिस्ट्रिक्शन किया कि ओम का गुंजन नहीं करना, केवल माँ का गुंजन करना है। उसके बाद मेडिटेशन में ओम चैंटिंग है, ओंकार मेडिटेशन है, नादा ध्वनि है, या केवल सिंपल सा अपनी श्वासों पर उसका जो उसकी पेशेंट की श्वासें हैं उनके ऊपर उसका मन चित्त को टिका दिया जाए तो वो भी मेडिटेशन उसके लिए फायदेमंद होता है। हो गया क्लियर? और कुछ किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? और ये सब हैं कहाँ? आप तो बहुत कम हो। सत्यम, हाँ बेटा, हाँ बेटा बताओ।
लास्ट में जो बताया था सबसे पहले हमने बताया था बद्ध कोणासन, जिसे तितली आसन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्त बद्ध कोणासन बताया, ठीक है, लिख लिया है ना। उसके बाद है ऊष्ट्रासन, फिर सेतुबंध आसन, फिर शलभासन। ये 5 हो गए। लेकिन जो स्पेशल आसन है खास करके पीसीओडी में 2 हैं पीसीओडी के लिए। एक तो पश्चिमोत्तानासन, बिगनर्स अगर आता है उसको कराया जा सकता है, लेकिन जो जब आप अच्छे ढंग से उसको ट्रीट करेंगे, वो प्रॉपर आपके पास आ रहा है, तब उसको इस आसन के माध्यम से जरूर रिलीफ मिलेगा। वो है प्रसारित पाद हस्त आसन। प्रसारित पाद हस्त आसन यानी पैरों का फैलाना, प्रसार कर लेना, हस्त यानी हाथों को उत्तान ऊपर की ओर ले जाना, और फिर नीचे भूमि से लगाना हाथों को, और माथे का जो सर का टेम्पोरल रीजन यानी जहां पर हम सर पे टीप मारना नहीं, ऊपर जहां पर तेल वेल लगाते हैं ना, वो जगह जो है भूमि पर बिल्कुल टच होनी चाहिए। वो होता है प्रसारित पादहस्तासन। ये आसन सबसे कंपलसरी है लिखना। और कोई ठीक है? अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? हाँ, हेलो, हाँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और सत्यम बेटा, तुमने वो स्क्रीनशॉट ले लिया था? मैक्सिमम कब थे, कितने थे मैक्सिमम? अच्छा चलो, आज 24 हुए, लास्ट डे था तब। बाकी सब चाय पी रहे होंगे मस्ती से। आप सब छोड़ चले गए, सबको चिंता हो रही होगी, पकौड़ी बननी, वो खाएं पहले। पानी बरस रहा है ना तुम्हारी तरफ? नहीं बरस रहा है? अच्छा तुम कानपुर, यहाँ तो बहुत गर्मी है बेटा, यहाँ बहुत गर्मी है। आज हम गए थे वही, हाँ आज हम वहाँ गए थे काम के लिए, तो नहीं कराया हमने, फिर वापस चले आए थे, बहुत गर्मी थी। चलो ठीक, तो फिर हम कंक्लूड करें। और बच्चों सब, हाँ हाँ फिजियोलॉजी सबके, हाँ एक बात और विशेष, सब सुन लो। 3 टर्म्स हम बोल रहे हैं, 3 खास करके, इनके बारे में पूरी फिजियोलॉजी पढ़ लेना। एक मिनार्की यानी जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल में, यानी जो चाइल्ड में, फीमेल चाइल्ड में, वो मिनार्की, उसकी पूरी डिटेल फिजियोलॉजी पढ़ लेना। दूसरी चीज़ है पबर्टी। तीसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्योंकि पिछली साल आ चुका, हो सकता ना आवे। और सबसे खास है मीनोपॉज। मीनोपॉज सिंड्रोम भी हो सकता है पूछा जा सके। ये 3-4 जो हेडिंग्स हैं, इनके बारे में विशेष करके पूरी फिजियोलॉजी से तैयारी कर लेना, ठीक है? तो अब बाइंड अप करें बेटा? हाँ ठीक है बेटा, बाइंड अप कर रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और ये ना सोचना कि अब क्लास बंद हो गई। अगर तुम लोग रिक्वेस्ट भेजोगे तो हम ले लेंगे क्लास, ठीक है? कोई चिंता नहीं करना। कोई दिक्कत हो तो फिर से हम क्लास, एक कैंसर वाला क्लास हम ले लेंगे आज। अच्छा हाँ, हमने जिनसे जिनसे कहा था, आज जिनने जिनने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही जिनने ज्वाइन किया है वही अपने नाम भेजें, क्योंकि उनका सबके नाम वहां पर जाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम अलग से क्लास ले लेंगे,